नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। कोरोना अब भी खतरनाक है। कोरोना अब भी आपको परेशान कर सकता है, आपको किसी मुसीबत में डाल सकता है, आपको लोगों से दूर कर सकता है। यहां तक कि कोरोना अब भी इतना खतरनाक है कि वो जान भी ले सकता है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या वाकई आम तौर पर हम सब लोग कोरोना को अब भी इतना खतरनाक समझ रहे हैं या नहीं? क्योंकि लगातार जिस तरह से बाजारों में भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल न रखना, मास्क है या नहीं है इसकी कोई फिक्र नहीं करना, ऐसी चीजें सामने आ रही हैं। और शायद यही वजह है कि जब जब मुल्क में कोई ऐसा मौका आता है, जब कोई त्यौहार गुजरता है या जब कोई बड़ी गैदरिंग का लगातार कोई सिलसिला चल पड़ता है, तो उसके बाद कोरोना के केसेस में लगातार अचानक उछाल आ जाता है। न सिर्फ आ जाता है बल्कि आता रहता है। पिछले 9-10 दिनों में जिस तेजी से कोरोना के मामले हिंदुस्तान में बढ़े हैं, अगर आपने इस पर गौर किया है तो बेहतर है, नहीं गौर किया है तो जरा सुन लीजिए। जो अभी तक का ताजा आदाद शुमार है, यानी आखिरी 24 घंटों में कोरोना के 1,17,100 मामले दर्ज किए गए हैं। जी हां, 1,17,100 मामले। और उसके ठीक एक दिन पहले कोरोना के तकरीबन 92,000 मामले थे। यानी कि एक दिन से दूसरे दिन में 92,000 से 1,17,000। और 92,000 वाले मामले से ठीक एक दिन पहले महज 48,000, माफ कीजिएगा 58,000। तो 58,000 मामले, अगले ही दिन 92,000 मामले, उसके अगले दिन 1,17,000 मामले। बता नहीं सकता कि उसके बाद जो अगला आंकड़ा आएगा अगले दिन का, वो कितना होगा। और सिर्फ इतना ही मामला नहीं है कि मामले बढ़ रहे हैं, बल्कि एक दिन में यानी 24 घंटों में कोरोना से 302 लोगों की मौत हुई है हिंदुस्तान में। ये सरकारी आदाद शुमार हैं। हो सकता है कि कई ऐसी मौतें और हुई हो जिसके बारे में पता ना चल पाया हो कि ये कोरोना की वजह कर ही है या क्या, लेकिन जिसका इंदराज हुआ, जो रजिस्टर हुआ, वो ये है। बहरहाल अगले आधे घंटे इसी मौजू पर बात करेंगे कि क्या कोरोना से बेशक हमें अब भी उतना ही डरना है, परहेज करना है, एहतियात बरतना है, या फिर हम अगर इसे बहुत हल्के में ले रहे हैं तो कहीं आने वाले वक्त में यह हमारी जान पर भारी तो नहीं पड़ जाएगा। तो इस खास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहसिन वली, जो सीनियर कंसल्टेंट हैं मेडिसिन। आपका इस्तकबाल है डॉक्टर मोहसिन वली। हमारे साथ हमारे दो नुमाइंदे बिल्कुल ये कह लें कि एक तरह से अपनी जान को मुश्किल में तो बिल्कुल डाल ही रहे हैं, चूंकि अगर आप वो सड़कों पर हैं, निकल रहे हैं, लोगों से मिलेंगे, फिर भी चूंकि ये जिम्मेदारी है, ये फर्ज है, एहतियात बरतते हुए आप तक सच्चाई भी और आदाद शुमार भी पहुंचाने हैं। हमारे साथ शंकर आनंद है दिल्ली से और वसीम अंसारी है मुंबई से। आप लोगों का बहुत इस्तकबाल है। डॉक्टर मोहसिन वली, सबसे पहले मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि क्या वाकई कोरोना कमजोर पड़ गया है या फिर लोगों का एतमाद जो है कोरोना के खतरे को लेकर वो कमजोर पड़ गया है? नहीं, एतमाद नहीं कमजोर पड़ा है, लापरवाही बढ़ गई है। और ये ऐसी तारीखें जब आ जाती हैं तो हम भूल जाते हैं कि न्यू ईयर पे कोरोना है, भूल गए, क्रिसमस पे कोरोना है, भूल गए। और आपने सही बताया, ये 302 का जो आंकड़ा है खुद में जो है धारा बहुत खतरनाक होती है, 302। और इसमें जो कंफर्म्ड भी, जो कल लव अग्रवाल साहब जो हमारे मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने बताया है कि कंफर्म डेथ ओमिक्रॉन की है, जो एल्डरली डेथ हुई है, और एक उसके बाद और भी रिपोर्ट हुई है बिहार से। तो 2 डेथ तो हो गई है रिपोर्ट। तो अब ये हम कब तक कहते रहेंगे कि माइल्ड है, ये माइल्ड है? WHO वालों ने तो कहना शुरू कर दिया है कि माइल्ड है, लेकिन माइल्ड उसके मुकाबले में है जो डेल्टा था। वैसे खुद बताते खुद माइल्ड नहीं है। आपने भी बिल्कुल ठीक कहा कि ये कुछ भी खतरनाक रूप ले सकता है। और ये जो 302 का आपने जिक्र किया, ये जो केसेस हैं इसमें कितने ओमिक्रॉन के हमें नहीं मालूम है। तो
ये हमको इस वक्त बहुत संभल के रहना है। मैं बार बार यही कह रहा हूं 1 तारीख से कि अगले आने वाले 2 हफ्ते यानी कि 15 तारीख तक बहुत खतरनाक हैं जी। और हमको बहुत सोच समझ के भी बाहर जाना भी है और बहुत सोच समझ के जो है अपने बच्चों को बाहर भेजना है और टीका लगवाना है। और बड़ी अच्छी आज बात कही है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि जब अंधेरा ज्यादा होता है, अंधेरा जब ज्यादा होता है तो उसमें रोशनी की जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है, रोशनी का जो उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही और समझने वालों को इशारा दिया है कि आप इस अंधेरे से खबरदार रहिए। और हमारे पास छोटी छोटी 2 रोशनियां हैं, एक टीका है, एक मास्क है, और तीसरी और रोशनी है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो इन 3 रोशनियों के सहारे से हमको अपने कोरोना के अंधेरे को दूर करना है। और आगे चल के अभी कितने वेरिएंट आएंगे ये भी नहीं पता है। तो बहुत ही यानी कि ये अच्छी बात। डॉक्टर मोहसिन, मैं आपके पास फिर से आऊंगा ये सवाल लेकर। एकदम आम सहल जबान में आप ये समझाएंगे हमारे नाजरीन को कि दरअसल ये वेरिएंट का मतलब क्या होता है, इस लफ्ज के माने क्या है और कैसे ये अपनी शक्ल बदल बदल कर सामने आता है। लेकिन पहले मैं रुख करूंगा दिल्ली अपने नुमाइंदे का शंकर आनंद। शंकर, मैं आपके पास आ रहा हूं। दिल्ली और मुंबई, इन 2 जगहों को कहा जा रहा है कि इस बार यहां पर सबसे ज्यादा केसेस हैं, हालांकि और भी तेजी से दूसरी जगहों पर केसेस बढ़ रहे हैं। दिल्ली में किस तरह की पाबंदियां आयद की गई हैं और क्या कुछ दिल्ली के हालात हैं, सरकारी तौर पर ऐलानात क्या हैं और आम लोगों का बिहेवियर कैसा है? देखिए, अगर पहले चरण की अगर देखें, कोरोना काल का जो पहला चरण था या दूसरा चरण देखिए, ऐसे ही लापरवाही उस वक्त में हुई थी। पहले चरण में भी लोग हल्के में लिए, जिसका खामियाजा लोग भुगत रहे हैं, आज भी भुगत रहे हैं। और दूसरे चरण की बात करें, दूसरे चरण में भी लोग ऐसे ही इस मसले को बड़ा ही हल्के में लेके आगे बढ़े और जिसके चलते कई ऐसे परिवार, और एक तरह से कह सकते हैं कि कोई ऐसा शख्स नहीं जो ये कहा कि जो उनके कोई जानकार, उसके दोस्त, उसके परिवार में कोई ऐसे लोगों की मौत ना हुई हो या जो इससे संक्रमित ना हुए हो, कोई ऐसा शख्स है ही नहीं। क्योंकि जिस तरह से लोग उसको लापरवाही में ले रहे हैं, जिसका हल्के में ले रहे हैं, और शायद उसी का तकाजा है कि इस तरह के मामले देखने को मिले। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए चाहे केंद्र सरकार की बात करें या राज्य सरकार की बात करें, वो तमाम सरकार लोगों से बराबर अपील कर रही है कि लोग सतर्कता बरतें और कहीं भी भीड़ भाड़ में ना जाएं। इसके साथ ही जिस तरह से यहाँ पे देखा जाए, हालांकि मार्केट में देखा जा रहा है कि कई ऐसे मार्केट अभी भी खुले हुए हैं जहाँ पे लोग कोरोना को बहुत हल्के में ले रहे हैं। और यहाँ तक कि ये भी अफवाहें बाजार में देखने को मिल रही है कि ओमिक्रॉन जो एक नया जो वायरस जो है बाकायदा, वो उसका बहुत ज़्यादा असर नहीं देखा जा रहा है और ना ही वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो इसको कभी भी कतई भी हल्के में ना ले और तमाम लोगों से भी अपील की जा रही है। और अपने दर्शकों से भी हम लोग अपील करते हैं कि जिस तरह से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में इस मामले को लेकर चर्चाएं चल रही है और जिस तरह से आगे इस मसले पर एक समाधान ढूंढा जा रहा है, तो लगातार लोगों से भी अपील की जा रही है कि इस कोरोना संक्रमण काल में थोड़ा सा भी लापरवाही ना बरतें। बिल्कुल। शंकर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आज से वहां नाइट कर्फ्यू जो है उसे इम्पोज कर दिया जाएगा और क्या क्या वहां पर जो है कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं दिल्ली में खासतौर से? देखिए, नाइट कर्फ्यू तो अभी चल ही रहा है दिल्ली में, लेकिन कल से वीकेंड कर्फ्यू स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि कल शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू होगा और जिसकी शुरुआत आज देर रात से प्रारंभ हो जाएगी, रात में 12 बजे के बाद। जो एक तरह से कहा जा सकता है जो नाइट कर्फ्यू तो चल ही रहा है, लेकिन आज से कंटिन्यू हो जाएगी आपका वीकेंड कर्फ्यू, जो शनिवार और रविवार तो रहेगा। लेकिन इस कर्फ्यू के दौरान में भी लोग कितना अपने घर में रहते हैं, कितनी सतर्कता बरतते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। हालांकि जो आवश्यकता वाली जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, चाहे दवाई हो गई, राशन हो गया या सब्जियां हो गई, तो उसको कहीं भी कोई असर नहीं है, कोई कहीं भी उसको ना बंद किया गया है, ना जो मेडिकल की जो दुकान है वो खुले रहेंगे। और तमाम लोगों से एक भी अपील लगातार जो सरकार है वो कर रही है कि कहीं पे भी ऐसी स्थिति ना बनने दें। एक बार फिर हम अपने नाज़रीन को बताना चाहेंगे, शंकर आप हमारे साथ बने रहें, कि 24 घंटों में कोरोना के मुल्क में 1,17,100 मामले दर्ज हुए हैं और आज जो दिन भर के मामले हैं वो कल सुबह तक हमें अपडेट मिल पाएगा। तो जो आखिरी आंकड़ा आया है एक दिन का, वो 1,17,100 केसेस दर्ज हुए हैं। जो केसेस दर्ज हो पाए हैं
जो रोशनी में आ पाए हैं, जो सरकारी रिकॉर्ड में आ पाए हैं, उसकी ये बात है। एक दिन में यानी 24 घंटों में कोरोना से 302 लोगों की मौत हो गई है। ये 302 लोग जो परसों तक हमारी इस दुनिया में थे, भारत में थे, अब नहीं है। इसे सच है, ऐसे मानिए। ये तमाम भारतीय हुकूमत के आदाद-ओ-शुमार हैं। भारत कोरोना की आंधी में घिर चुका है, ऐसा कहना है अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में भारतीय रिसर्चर भ्रमर मुखर्जी का। वो पिछले 2 वर्षों से भारत में कोविड-19 वबा पर रिसर्च कर रही हैं। वो इन दिनों हिंदुस्तान अपने वालिदैन से मिलने आई हैं। उनके मुताबिक भारत कोरोना की तीसरी लहर की आंधी में समा चुका है। मैं सीधे रुक करूंगा अपने नुमाइंदे वसीम अंसारी का, मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। वसीम, मुंबई और महाराष्ट्र ये भी कोरोना का दूसरी लहर में हमने देखा था कि बहुत बड़ा मरकज रहा था। अब भी केसेस ज्यादा या तो दिल्ली में है या मुंबई में है। किस तरह के वहां रिस्ट्रिक्शंस है, आम लोगों में इसको लेकर कितनी अवेयरनेस है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों के जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, ये सबसे चौंकाने वाले आंकड़े हैं। लोग बेफिक्र नज़र होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो आंकड़े सामने आए हैं पिछले 21 दिसंबर के बाद से, जो बीएमसी हो या फिर महाराष्ट्र सरकार है जिस तरह से काउंटिंग कर रही है, अगर हम मुंबई की बात करें तो 21 तारीख से लेकर अब तक जो आंकड़े 80,000 के पार हो चुके हैं। ये 2 दिन जो 24 घंटे हैं, क्योंकि डेली जो हेल्थ विभाग है सुबह एक शाम 6 बजे से लेकर अगले शाम 6 बजे तक के जो आंकड़े देती है, उसके अनुसार 20,000 से ज़्यादा जो आंकड़े अब तक आए हैं पिछले कुछ घंटों में। और ये जो आज शाम 6 बजे तक आने वाले आंकड़े हैं, ये भी बताए जा रहे हैं कि 20,000 के पार होगा, यानी कि 21 दिन में 1 लाख से ज़्यादा लोग महज से मुंबई में हैं। सबसे राहत की बात ये ज़रूर कहा जा सकता है कि अभी भी जो हॉस्पिटल की जो कैपेसिटी है वो बड़ी है, और अभी तक इतने लोग हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए। महज से 5 से 6,000 अगर मुंबई की बात करें तो एडमिट हुए, जिसमें से 200 के करीब लगभग जो आईसीयू बेड पे है, और ऑक्सीजन की कमी नहीं है। अगर जैसे जैसे ऑक्सीजन की कमी या फिर बेड की कमी होती नजर आएगी, वैसे वैसे मुंबई में जो हालात है बद से बदतर होते नजर आएंगे। और ये नज़ारा सिर्फ मुंबई का नहीं होगा, महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों का भी होगा। क्योंकि एक वजह साफ तौर पे अगर हम देखेंगे, पूना या फिर हम नागपुर की बात करते हैं, थाने की बात करते हैं, भिवंडी की बात करते हैं, मालेगांव की बात करते हैं, ये सारे जो इलाके हैं, औरंगाबाद है, यहाँ पे भी जो नंबर से लगातार दिन ब दिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ तक रिस्ट्रिक्शंस की अगर बात करें तो पिछले कुछ दिनों से लगातार भारत सरकार की तरफ से कई नियम को कठोर किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अनदेखी साफ तौर पे यहाँ पे दिखाई देने लगी है। भीड़ से बचने के लिए मुंबई में धारा 144 लागू की जाती है। इसके बावजूद भी बेफिक्र होकर लोग सब्जी मंडियों में भीड़ कर रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं, किसी भी तरह का कोई डर और खौफ नजर नहीं आ रहा है। धारावी जैसे इलाके जो सबसे बड़ा स्लम माना जाता है, वहाँ पे भी किसी तरीके से बचने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन वहाँ पे भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। 200 से ज्यादा मरीज हमें देखने को मिल रहे हैं, और ये आंकड़े कब 200, 2000 पहुंच जाएंगे ये कहना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन साफ तौर पे जो भीड़ नजर आती है, ये भी बहुत आसानी से हो जाएगा, इस तरह के अंदाजा लगाया जा रहा है। सरकार की तरफ से लॉकडाउन की बातें की जा रही है, यहाँ तक रिस्ट्रिक्शंस की बात की जा रही है, लेकिन इस पर किसी तरह का कोई असर आम जनता में दिखाई नहीं दे रहा। आज देर शाम हो सकता है, जिस तरह से वीकेंड है, वीकेंड के अंदर अक्सर देखते हैं कि मुंबई में लोग आते हैं पार्टीज करने या घूमने, या मुंबई से लोग बाहर जाते हैं। मुंबई से सटे इलाके हैं, जैसे पनवेल है, माथेरान है, यहाँ पे लोग जाते हैं और वहाँ से बीमारियों से ग्रस्त होकर फिर मुंबई आते हैं। तो उस पर अंकुश लगाने के लिए बाकायदा बीएमसी की तरफ से पुलिस विभाग को सतर्क कर दिया गया है कि कौन ऐसे लोग हैं जो मुंबई से बाहर जाते हैं और आने के बाद उनकी स्थिति क्या है, कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है, खास करके वीकेंड्स को देखते हुए, क्योंकि मुंबई में जी क्या कुछ ऐसे आसार हैं वसीम की लॉकडाउन लग सकता है? आपका अंदाजा क्या कह रहा है मुंबई या महाराष्ट्र में? देखिए, जिस तरह से आंकड़े दिन ब दिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, अगर इस तीसरी लहर की बात करें, अगर हम मान लेते हैं पूरी तरीके से तीसरी लहर आ चुकी है, तो 36,000 पूरे महाराष्ट्र में आना लगभग अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है, और 20,000 के करीब मुंबई में। तो ऐसे वक्त में जिस तरह से सरकार एक पूरी तरीके से रणनीति तय करती है, तो उसमें सबसे पहले ये देखी जाती है कि किस तरह से बेड उनके पास अवेलेबल है, ऑक्सीजन अवेलेबल है, या फिर आईसीयू बेड कितने हैं उनके पास। ठीक है, मुझे एक हद तक जवाब मिल चुका है। मैं सीधे अब डॉक्टर मोहसिन वली के पास जाना चाहूंगा। डॉक्टर मोहसिन वली, ये हालात आपने सुने अभी दिल्ली में के बारे में शंकर आनंद बता रहे थे, मुंबई महाराष्ट्र के बारे में अभी वसीम बता रहे थे। सवाल इस बात को लेकर है कि अगर अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में जो भारतीय रिसर्चर है, वहां पर भारत की मूल की है प्रभर मुखर्जी, वो कहती हैं कि तीसरी लहर की आंधी में समा चुका है भारत। क्या मतलब है इसका? एक उनका कहना ये है, अभी तो हम देखिए डेल्टा के जो नुकसानात हुए हैं, जितने लोग इससे मुतासिर हुए हैं, अपनों को खोया है, सब बिल्कुल ठीक बात है ये जी। उसी से रिकवर नहीं हुए हैं। और मैं तो, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं कह देता हूं जो मेरे दिल में आते हैं, लोग वापस से बाहर हो रहे हैं।
इतने दिन से आप लोग बता रहे हैं, सारे न्यूज चैनल बता रहे हैं, हम लोग बता रहे हैं, 2 महीने से हम उनको रोक रहे हैं जब से ये ओमिक्रॉन आया है जी। और किसी के कान पे जू नहीं रेंग रही है। ये मेरी समझ से बाहर है। शादियां कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, सब ये सब बहुत बड़ा जो है एक अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा है। और जो नंबर्स आ रहे हैं ये तो वो नंबर्स आ रहे हैं जिनके टेस्ट हुए। मैं यहाँ बैठ के इसमें कोई मुबालगा नहीं कर रहा हूँ कि जो लोग बगैर टेस्ट के घूम रहे हैं उनका क्या होगा। अच्छा, हम खुद टेक्निकली भी ये बात कह रहे हैं कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट होते हैं, तो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट डॉक्टर के पास कैसे जाएगा। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत डरावनी है। अच्छा, एक बात जो अभी शंकर आनंद ने कही कि लोगों में ये बात फैली हुई है कि ओमिक्रॉन के केसेस एक तो ये कि तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं और वो उतने खतरनाक नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या ये मिस इन्फॉर्मेशन है या इसमें रियलिटी है? नहीं, उन्होंने आधी बात सुनी, आधी नहीं सुनी। हम लोगों ने ये बताया था कि डेल्टा के बाद जब ये वायरस आया था कि ये माइल्डर देन डेल्टा है, मतलब डेल्टा से कम खतरनाक है। उन्होंने बस कम खतरनाक को पकड़ लिया, डेल्टा से कम खतरनाक को नहीं पकड़ा। तो ये खतरनाक तो है ही, इतनी तेजी से फैल रहा है। घर में 4 आदमी है तो चारों को हो रहा है, एक का आज पॉजिटिव आ रहा है, 2 का कल आ रहा है। अच्छा, अब मैं सीधा सवाल करता हूं, एकदम आम फहम लोगों के लिए बताइए कि डेल्टा क्या है, ओमिक्रॉन क्या है? देखिए, जब ये वायरस वुहान वायरस आया था तो इसमें जो स्पाइक प्रोटीन होता है, जो ये कांटेदार इसका मॉडल दिखाते हैं, तो वो कांटे में जो स्पाइक में एमिनो एसिड का एक सीक्वेंस होता है जिसमें कमोबेश 4000 एमिनो एसिड होते हैं। मैं उसकी मिसाल आपने कहा आसान अल्फाज में बताऊं, जो बच्चों की पहेलियां होती है ना, जिग्स और पजल्स, सब जानते हैं, जो कटे हुए टुकड़े होते हैं, तो जिराफ बनाते हैं उससे हम, और उससे हम जेब्रा बनाते हैं, घोड़ा बनाते हैं। अगर एक बच्चे की जेब्रा वाली पजल के कुछ टुकड़े उसके घोड़े वाली पजल में जाके डिब्बे में मिल गए और फिर उसने उनको जोड़ के घोड़ा बनाया, तो उसमें जेब्रा की स्ट्राइप्स कहीं कहीं आ जाएंगी, वो ना घोड़ा रहेगा ना जेब्रा रहेगा। तो ये हो गया म्यूटेशन के कुछ अमाइनो एसिड्स उसमें से, जैसे कि डेल्टा के करीब 32 अमाइनो एसिड, 32 पीसेस जेब्रा के डेल्टा में जाके लग गए, तो ये बन गया ना घोड़ा रहा ना जेब्रा रहा, ये ओमिक्रॉन बन गया। ठीक है, ये डेल्टा से ओमिक्रॉन बन गया और अब इसके आगे भी म्यूटेशन हुए। तो ये म्यूटेशन जो है ये कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन ऑफ एमाइनो एसिड्स है जो इसके स्पाइक प्रोटीन को घुसने की ताकत देता है। और वो घुसने की ताकत से एक फायदा हो गया छोटा सा, वो ये हो गया कि ये बस सांस की नली तक जा रहा है, फेफड़े में नहीं जा रहा है। इतना फायदा तो हो गया, लेकिन जाने के बाद सांस की नली में 70 गुना अपनी ग्रोथ कर रहा है, 70 दर्जा उसको ग्रोथ करके सांस से बाहर भी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी मौजूदा हालात में किस तरह के प्रिकॉशन लेना चाहिए लोगों को, ये मतलब कोविड प्रोटोकॉल के अलावा सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क या सैनिटाइजर या साबुन से हाथ धोना, इसके अलावा खान पान में रख रखाव में किस तरह की तब्दीली लानी चाहिए, थोड़ा इख्तिसार से? जी देखिए, मास्क और सोशल बिहेवियर, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के अलावा जो आपने कहा है, एक तो घर से बाहर बगैर जरूरत ना निकले, अशद जरूरी जब हो। और अशद जरूरी का मुझे लगता है उर्दू के अलावा कोई लैंग्वेज में इसका नहीं है। हिंदी में मैंने ढूंढा था नितांत आवश्यक जब तक ना हो, अनलेस इट इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। तो ये जो अशद जरूरी का लफ्ज है, जब उसके अलावा बाहर ना निकले, पहला। दूसरा, हाथ पैरों को साफ रखें, खाने में सादा खाना खाएं। इसमें खाने का और सोने का बहुत अच्छा रोल है। सोने का रोल ये है कि आपके दिमाग को आराम मिलेगा तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, और आप जल्दी सोएंगे तो ऑफ कोर्स घर में से बाहर नहीं रहेंगे ज्यादा देर रात तक। और तीसरा ये है कि पार्टीज वगैरह में क्लोज्ड स्पेसेस में बैठ के खाना नहीं खाना है, और अपने खाने को सादा रखना है, और डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करनी है। तो ये जो हमारी 24 घंटे की जो रूटीन है उसको हमें बहुत मोहतात रखना है, मोहतात एहतियात बरतते हुए करना है। शंकर, मैं आपके पास आ रहा हूं। दिल्ली में एक तो नाइट कर्फ्यू आपने बताया पहले से चल रहा था, वीकेंड कर्फ्यू, अब नाइट कर्फ्यू हो रहा है। शंकर, आपको क्या लग रहा है, जो केसेस बढ़ रहे हैं, इस बात को भी लेकर के बहुत सवाल उठ रहे हैं कि क्या रैलियां भी इस तरह से भीड़ भाड़ में होनी चाहिए? एक रोज कबल जो इलेक्शन कमीशन की मीटिंग भी हुई थी जिसमें होम मिनिस्ट्री के लोग थे और जिसमें नीति आयोग के लोग थे, बनता क्या जा रहा है माहौल? शंकर, थोड़ा जल्दी से।
देखिए, जिस तरह से लगातार कोरोना संक्रमण काल की जो तीसरा चरण की अगर बात करें तो अगर ये बढ़ता है तो सबसे ज्यादा अगर देश में कहीं ज्यादा प्रभावित होगा तो होगा राजधानी दिल्ली, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इसकी जो वजह बताई जा रही है कि एक तरफ देखा जाए उत्तर प्रदेश का चुनाव, उत्तराखंड का चुनाव और दूसरी साइड देखा जाए पंजाब का चुनाव, तो ये दोनों साइड से बीच में जो दिल्ली का जो इलाका है ये सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, क्योंकि दिल्ली से सबसे ज्यादा जो सरगर्मियां आगे मैंने गतिविधियां जो हैं वो पंजाब की साइड होगी और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में भी होगी, और उसके बाद वहां से फिर जब लोग यहाँ आएंगे, यहाँ से फिर दूसरे लोकेशन पर जाएंगे, तो सबसे ज्यादा खतरा राजधानी दिल्ली में है। और जिस तरह से अगर बात करें तो यहाँ के लोग सतर्क हैं, लेकिन जिस तरह से बाजार में आज हालत देखिए, जिस तरह से बाकायदा शॉपिंग मॉल में अभी हालत देखिए, ये लोग जब तक इस मामले में खुद से सतर्क नहीं होंगे, इस तरह से हम लोग खुद से दावत देते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोगों का, वक्त की कमी है तो खुद से मोहतात रहना है, प्रिकॉशंस लेने हैं, वरना फिर सरकार को डंडा चलाना पड़ेगा, हमें अपने घरों में कैद रहना पड़ जाएगा। बहुत शुक्रिया। आदाब।